Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we are having three articles that we will be discussing. आर्टिकल 355 के बारे में पहला आर्टिकल है, अमीशन ट्रेडिंग सिस्टम गुजरात का है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में पेंडेमिक एग्रीमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए एक एक करके हम इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं। देखो, ये तो आप सभी को पता होगा, वक्फ बोर्ड जो था उसके ऊपर अभी रिसेंटली आपकी पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जिसमें 1995 के इस वक्फ एक्ट को क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया, और जिसकी वजह से वेरियस एरियाज में आपको वायलेंस देखने को मिली। अब ऐसी ही एक बड़ी वायलेंस आपको कहां पर देखने को मिली, बंगाल में देखने को मिली, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर आर्टिकल 355 का हवाला देते हुए यूनियन गवर्नमेंट को कहा कि भाई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहां पर मैटर अपने हाथ में ले। अब आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 355 कहता है कि भाई देखो, अगर इन केस एक्सटर्नल अग्रेशन देखने को मिले या इंटरनल डिस्टरबेंस देखने को मिले, तो इस केस में आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको एक्ट करना पड़ेगा उस स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन एडिशन टू दिस, अगर आपको लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रही है, तो आर्टिकल 356 के अंडर आप प्रेसिडेंट रूल को भी यहां पर इंपोज कर सकते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, हम डायरेक्टली आपके मैटर में बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहते, बिकॉज कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को अलग करती है, तो हम इसको, इस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहते हैं। इन एडिशन टू दिस, अगर हम यहां पर इंटरवीन करते हैं तो हम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटरवीन करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जुडिशियल ओवर रीच को कहीं ना कहीं एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर देगा, एंड वो चीज कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली गलत रहेगी। मोर ओवर, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि भाई जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब देखिए, अब इन सब में आपकी एक रिट जो थी वो बहुत न्यूज में रही, दैट इज अबाउट मैंडेमस। अब देखो, रिट इशू करने की जो पावर है अंडर आर्टिकल, अगर हम बात करें 226, ये पावर हाई कोर्ट को दी गई है। एंड इवन आर्टिकल 32 के अंडर ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, whereas हाई कोर्ट की रिट इशू पावर ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। अब इन रिट्स में अलग अलग टाइप की रिट्स हैं, जैसे 5 टाइप की ये रिट्स हैं। पहली आ जाती है आपकी लाइक हिबोकॉपस, मैंडेमस, देन प्रोहिबिशन, सर्टरी एंड क्यू वारंटो। अब क्यू वारंटो है जैसे पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक ऑफिस में किस अथॉरिटी से आप हो उस चीज को क्वेश्चन करता है, तो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, ये उस लीगैलिटी को चेक करता है। अगर बात की जाए यहां पे हिपोकॉपस की, आपने दृश्यम मूवी देखी होगी, उसमें अजय देवगन इसका पूरे विस्तार से मतलब समझाते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि जैसे अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया तो उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के लिए ये आपकी हिबस कॉपर्स जो है, इस रिट को इशू किया जाता है। थर्ड जो रिट है दैट इज मैंडेमस, जो इस केस में काफी इंपॉर्टेंट है। मैंडेमस मतलब वी कमांड। अब लेट्स से एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आपके अंडर आर्टिकल 355 कि आप स्टेट को इंटरनल डिस्टरबेंस से प्रोटेक्ट करते हैं। आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोर्ट आपको डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई आप जाओ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। मतलब ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, कॉन्ट्रैक्ट्स और डिस्क्रिशनरी पावर के लिए इशू नहीं हो सकती। बट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करे तो उस केस में मैंडेमस को इशू किया जा सकता है। प्रोहिबिशन मतलब रोकना। अब इन केस कोई लोअर कोर्ट है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से बियॉन्ड जाके, या जो उनको पावर दी हुई है उससे बियॉन्ड जाके किसी केस को हैंडल कर रहा है, तो उस केस में हम यहां पर उसको रोकते हैं उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करने से, दैट इज प्रोहिबिशन। सॉर्टरी की बात की जाए तो टू बी इन्फॉर्म्ड, जहां पर आप ऑलरेडी पास्ट ऑर्डर को लोअर कोर्ट के या ट्रिब्यूनल के क्वाश करते हो। तो ये 5 टाइप के आपके रेट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब जुडिशियल रिस्ट्रेन के अगेंस्ट क्या आपके लाइक मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब देखो, जुडिशरी ने तो अपने आप अपना पल्ला झाड़ लिया कि सेपरेशन ऑफ पावर, ओवर रीच, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इन सब का हवाला देके। बट यहाँ पर बात आती है कि भाई देखो, चेक एंड बैलेंसेस नाम की भी एक चीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइड की गई थी कि भाई आप इंश्योर करो कि इंटीग्रिटी
मेंटेन रहे इंस्टीट्यूशंस की और किसी भी तरह का अब्यूज ऑफ पावर ना देखने को मिले। इन एडिशन टू दिस आपको यहां पर फंडामेंटल राइट्स भी तो प्रोटेक्ट करने हैं। राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है एंड किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो उस केस में आपको यहां पर एक्ट करना चाहिए था। एग्जीक्यूटिव का इन एक्शन कहीं ना कहीं गवर्नेंस का एक फेलियर है और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेन करना काफी लाजमी था। तो दीज वर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। मतलब ये मेजर वो पार्ट है। अब क्या हम कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो स्टेट और सेंटर के बीच में कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग को स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि हम हार्मनी स्टैब्लिश कर सकें। मोर ओवर यहां पर वेरियस जो सेक्शन है उनके बीच में भी बातचीत होनी चाहिए ताकि जो मैटर्स हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके। देन इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट, ये बात बहुत अच्छी है कि जुडिशरी ने अपनी बाउंड्रीज को ब्रीच नहीं किया, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट किया वो जो बाउंड्रीज, सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइड की गई थी और जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। इन एडिशन टू दिस अपने पास बहुत सारे फेडरल मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम फेडरल पावर को बैलेंस कर सकते हैं, एक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। बट यहां पर अगर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एक्शन लेगी तो इससे पब्लिक का ट्रस्ट गवर्नेंस के अंदर और ज्यादा इंप्रूव होगा, इनहैंस होगा। तो दीज वर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की जहां पर हम एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम? अब देखो सिंपल सी बात यह है कि कार्बन ट्रेड के बारे में आपने सुना होगा जहां पर कार्बन को एज अ कमोडिटी हम बेचते हैं। अब ऐसे ही गुजरात के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने यहां पे एक पहल स्टार्ट की थी 2019 में। कहां पर? सूरत में। इन्होंने क्या किया, कुछ इंडस्ट्रीज थी 300 प्लस इंडस्ट्रीज, इन्हें कहा कि भाई हम आपको एक कैप लगा रहे हैं। कैप इन द सेंस कि आप कितना अमिशन कर सकते हो। अब अमिशन किस चीज का? तो कहते हैं अमिशन होगा आपका पर्टिकुलेट मैटर का। पर्टिकुलेट मैटर वो फाइन शूट पार्टिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह कॉज करते हैं। तो उन चीजों को रोकने के लिए, पर्टिकुलेट मैटर को रोकने के लिए, खासकर कोल जिन इंडस्ट्रीज में यूज होता है या डीजल यूज होता है, तो उनके लिए इन्होंने एक एमिशन कैप बनाया। पहले एमिशन कैप समवेयर अराउंड 280 टन के आसपास था। बट बाद में जब यहां पर डाटा आपका मॉनिटर करना इन्होंने स्टार्ट किया, इस कैप को 170 कर दिया पर मंथ। तो मतलब आप 170 टन पर्टिकुलेट मैटर अमिट कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा करोगे तो इन दैट केस आपको बाय और सेल पॉलिसी के अंदर आना पड़ेगा। बाय और सेल का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई जिसके पास कमी रह गई, जिसने एमिशन एक्सीड कर दिया, तो उसे ये बाय करना पड़ेगा। एंड अगर किसी ने एमिशन कम किए तो वो उसको बेच भी सकता है। तो बाय एंड सेल। अगर आप उससे अपना एमिशन गैप नहीं रिड्यूस कर रहे हो तो इन दैट केस आपको यहां पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। एंड इसमें क्या रहता है कि जैसे किस तरह से ऑपरेट करता है, 80% तो आपका, आप ये कह सकते हो कि नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली मैनेज किया गया है। बट 20% आपका ऑक्शन के थ्रू सेल होता है इसमें। मतलब नॉर्मली बाय एंड सेल का प्रोविजन है बट 20% के लिए यहाँ पर ऑक्शन का भी प्रोविजन रखा गया है। अब इन टोटल इसकी वजह से अभी रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें यह कहा गया कि भाई आपके जो गुजरात है, खासकर सूरत वाला एरिया, यहां पर पर्टिकुलेट मैटर का एमिशन थोड़ा कम हुआ है। एटलीस्ट 20 to 30% रिडक्शन आपको देखने को मिला है। खासकर टेक्सटाइल सेक्टर्स में काफी बढ़िया इसका रिजल्ट रहा है। तो इसमें हम कैप करते हैं टोटल एमिशन के ऊपर। बाय एंड सेल का प्रोविजन, ओवरऑल पोल्यूशन को कंट्रोल करना हमारा मेजर एम है और क्लीनर टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। लॉन्च 2019 में किया। किसने किया? गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। 300 प्लस इंडस्ट्रीज इसमें इंक्लूड की गई। खासकर फोकस है कोल के ऊपर एंड डीजल के ऊपर। अब यहां पर जो ये पूरी साइकिल है वो आपकी 4 to 6 वीक की रहेगी। एंड इसके बीच में हर साइकिल की शुरुआत में आप खरीदेंगे, हर साइकिल की शुरुआत एंड में आप बेचेंगे। तो रेंज भी प्राइस की परमिट जो की गई है, दैट इज 5 से कम नहीं बेच सकते हो, 100 से ज्यादा नहीं बेच सकते हो। इन केस आपने वायलेट किया तो उस केस में आपका जो सीलिंग से डबल फाइन आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा। तो दैट इज देयर। तो जैसे मैंने आपको कहा इनिशियली 280 टन था एंड बाद में 170 टन कर दिया गया। अब ओवरऑल आप ये मानिए कि ये काफी एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया था जिससे एक्चुअल में पोल्यूशन कंट्रोल में आपका
काफ़ी हेल्प मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या इसके अंदर स्केलेबिलिटी है, क्या इसे नेशन वाइड हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे पूरे इंडिया के अंदर हम पर्टिकुलेट मैटर के एमिशन को कम कर सकें। अब इसमें इंसेंटिव्स भी हैं, जैसे आपने देखा कि भाई अगर आप एमिशन को अपने रिड्यूस कर सकते हो तो यू कैन सेल इट ऑफ। अब जब आप बेचोगे तो इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव यहां पर दिया गया। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कहीं ना कहीं कोई रिजिड प्रोविजंस नहीं है, आप यहां पर ये मान के चले कि मार्केट बेस्ड भी है और कहीं ना कहीं लाइक आप बाय एंड सेल के प्रोविजंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइक लाइक इसमें मार्केट एफिशिएंसी आपको देखने को मिल रही है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द आर्टिकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, जहां पर हम बात करेंगे WHO के ड्राफ्ट पेंडेमिक एग्रीमेंट की। अब 2019 में जब कोविड-19 का पीक चल रहा था, 19-20 में, सॉरी 2021 में, तो उस समय एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी को बनाया गया, जो कि आर्टिकल 19 जो WHO का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपकी बनाई गई, ताकि हम यहां पर एक ग्लोबल कंसेंसस बिल्ड कर सकें कि कैसे हम जो लाइक अपनी पेंडेमिक्स है इसके अगेंस्ट प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस के ऊपर फोकस करें होलिस्टिकली। मतलब इसमें पैथोजन एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के बारे में खासकर डिस्कस किया गया। तो इसे जनरल अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें रही है। तो सबसे पहले तो WHO ने ये कहा कि भाई आपको अपना एक सर्टेन कोटा, जो भी फार्मा कंपनी होगी, आप दवाई जो बनाते हो उसका सर्टेन एक 10% कोटा आपको डोनेट करना पड़ेगा, हमें दान देना पड़ेगा। पहले रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर बेचने की बात की जाती थी, अब इसको कहा गया कि नहीं, आप सीधा सीधा हमें दान दो, जिस भी कंट्री को रिक्वायरमेंट होगी हम उसको वहां पर बेच देंगे, मतलब दे देंगे। देन इन एडिशन टू दिस, अब मान लीजिए किसी कंट्री में कोई बीमारी ओरिजिनेट हुई, जैसे चाइना में वुहान वायरस ओरिजिनेट हुआ था। अब यहां पर पैथोजन का सैंपल चाइना के पास सबसे पहले था एंड उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी इन्होंने कर ली होगी। अब चाइना ने वो डाटा किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो यहां ये कहा जाता है कि भाई नहीं, आपके पास जो भी डाटा आएगा आप उसे शेयर कीजिए, एक्सेस को कहीं ना कहीं इंश्योर कीजिए, जिससे डायग्नोसिस, वैक्सीन और ट्रीटमेंट में काफी हेल्प मिल सकता है। ऐसा ही एग्जाम्पल H5N1 के केस में आपको इंडोनेशिया के साथ भी देखने को मिला था, जिन्होंने वायरस के जीनोम को किसी के साथ भी शेयर नहीं किया। अब यहां पर टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात की जाए तो म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स के ऊपर होगा, वॉलंटरी नहीं है। मतलब ठीक है, आपके बीच में जो भी डिस्कशन होगा वो आपके अकॉर्डिंगली, दोनों कंट्रीज के अकॉर्डिंगली बिल्ड किया जाएगा। इसमें डेवलपिंग नेशंस को इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं इंकरेज करने की बात की गई एंड इक्विटेबल एक्सेस के बारे में बात की गई प्रोडक्ट्स के, जो भी आपके डिजीज से मतलब डिजीज से रिलेटेड हो। अब इसमें यह कहा जाता है कि भाई देखो, एक बात अच्छी ये है कि वन हेल्थ अप्रोच को अपनाया गया, एनवायरमेंट, ह्यूमन और एनिमल, इन सब के ऊपर एक साथ यहां पर फोकस किया गया। दूसरी चीज, यहां पर हम अपने हेल्थ सिस्टम को रेजिलिएंट, रेडी एंड कहीं ना कहीं जो स्किल्ड बनाना चाहते हैं, ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी केस आता है यानी कोई बीमारी आती है तो उसको हम इजीली हैंडल कर सके। एंड हम यहाँ पर R&D कैपेबिलिटीज को बूस्ट करना चाहते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन को कहीं ना कहीं इंप्रूव करना चाहते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन में वो जो फ्रिक्वेंटली डिसरप्शन देखने को मिलती है वो डिसरप्शन रोकना चाहते हैं। एंड नेशनल सॉवरन राइट्स को हम रीफॉर्म करना चाहते हैं कि भाई नेशनल लॉज, लॉकडाउन, ट्रेवल बैन्स, ये सब आपको कहीं ना कहीं लाइक आप ये नहीं कह सकते कि इट्स मैंडेटरी, बट ठीक है, अगर कोई कंट्री इस चीज को लगाना चाहता है डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, तो वो उसकी खुद की श्रद्धा है, उसकी खुद की इच्छा है, वो कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस एग्रीमेंट में ग्लोबल साउथ एंड नॉर्थ यानी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करने की बात की गई। इक्विटेबल पेंडेमिक रिस्पांस के ऊपर फोकस किया गया, जहां पर डेवलप्ड कंट्रीज के पास एक एडिड एडवांटेज होता है बिकॉज ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी, बट यहां पर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात की गई है। देन ग्लोबल जो मल्टीलेटरलिज्म है उसमें कॉपरेशन को बूस्ट करने की बात की गई है, मतलब आपस में शेयरिंग के ऊपर फोकस किया गया। एंड कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो डिजीज प्रिपेयर्डनेस है हमारी, वो भी इससे बूस्ट होगी। तो दीज वर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे। आई होप आपको आर्टिकल्स समझ में आए हो।
कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर दोज डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. आज के लिए इतना ही था. धन्यवाद.